हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ नीकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। तो बेटा आज हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सीरीज, तो बेटा आपको इस सीरीज को अच्छे से देखना है और बेटा इसके साथ साथ 4-5 सीरीज और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बेटा अगर आप ये कंप्लीट सीरीज देख लोगे ना तो आप जो है ना आरबीएससी बोर्ड में जो है लगभग 95 प्लस का स्कोर कवर कर लोगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि इस बार जो है ना पेपर का जो शेड्यूल्स है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस बार आपके क्या होंगे, 4 सेक्शन आएंगे और पहले सेक्शन में क्या होंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा बेटा, पहले सेक्शन में जो 3 क्वेश्चन होंगे, पहला तो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा होगा फिल इन द ब्लैंक्स और थर्ड होगा बेटा आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। ये 3 होंगे, ठीक है ना। फिर सेकंड में आपके लगभग बेटा सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का होगा। थर्ड में आपके बेटा 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे और लास्ट होगा आपका सेक्शन डी जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे वो 8-8 नंबर के होंगे। तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम आपको बता दें बेटा, यही लिखे दे रहे हैं कि आपके टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका आधे नंबर का होगा, तो टोटल ये आपका हो गया 8 नंबर का। क्लियर है ना। तो आपका बेटा जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 8 नंबर के आपको मिलेंगे। तो हम चलते हैं बेटा पहला क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि विच लिक्विड पेयर एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ। यानी कि आपको एक ऐसा लिक्विड बताना है, लिक्विड पेयर बताना है जो एग्जिबिट करता है किससे, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ। यानी कि जो राल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, ऐसे लिक्विड का आपको पेयर बताना है। तो पहला आपका है H2 और HCl का, दूसरा H2NH3 का, तीसरा C6H6 और CH3, चौथा है आपका CH3COCH3 और CHCl3 का। मतलब पहले आपको क्या करना है, HCl को वाटर में घोलना है, एक बार HNO3 को वाटर में, एक बार आपको मेथिल अल्कोहल को बेंजीन में और एक बार बेटा आपको क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में। जब आप इन मिक्सचर को बनाओगे तो कौन सा मिक्सचर आपका क्या करेगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, किससे, राल्ट लॉ से। तो बेटा वो मिक्सचर होगा आपका एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का जो मिक्सचर होता है वो क्या करता है बेटा, आपका नेगेटिव डेविएशन शो करता है राल्ट लॉ से। सेकंड लिखा बेटा इन डाइविंग ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड हीलियम, मतलब ऑक्सीजन एंड हीलियम इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन बिकॉज। अब इसको पहले समझ लो। लिखा है कि इन डाइविंग ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड He इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ एयर, यानी कि एयर की जगह पर हम बेटा ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं। किनके लिए, डाइवर्स के लिए या डाइविंग के लिए, यानी कि जो गोताखोर समुद्र में जाते हैं उनके लिए, है ना। लिखा है रेस्पिरेशन बिकॉज, मतलब इस का ये है। पहला लिखा है कि हीलियम इज लाइटेस्ट एंड हेल्प इन स्विमिंग, मतलब ये हल्का है और आपका स्विमिंग में हेल्प करता है। दूसरा लिखा है कि हीलियम इज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड, हीलियम की जो ब्लड में सॉल्युबिलिटी बहुत ही लो होती है, विच रिड्यूस्ड पेन, और ये क्या करती है, पेन को रिड्यूस करती है। थर्ड लिखा है ऑक्सीजन बिकम टॉक्सी इन द अब्सेंस ऑफ हीलियम इन द डीप सी, यानी कि अब्सेंस ऑफ हीलियम, हीलियम की अब्सेंस में ऑक्सीजन क्या होती है, टॉक्सी यानी जहरीली होती है, इन द डीप सी, समुद्र की गहराई में। आगे लिखा है एट हाई प्रेशर N2O2 फॉर्म NO इन एयर, क्या हाई प्रेशर पर N2 और O2 आपस में रिएक्ट करके NO बना लेती है। तो अब इसमें से क्या होगा बेटा, इसमें से जो आपका ऑप्शन होगा राइट वो ये होगा कि हीलियम इज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड एंड विच इज रिड्यूस्ड पेन। तो इसका ये। थर्ड चलते हैं बेटा। थर्ड लिखा है कि रस्टिंग ए मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको बताना है कि रस्टिंग ए मिक्सचर, इसमें कौन सा मिक्सचर आपका किसका है, रस्टिंग का है। क्लियर। तो देखो बेटा पहला लिखा है कि FeO और FeOH का होल ट्वाइस, नहीं है। FeO FeOH का होल थ्राइस, ये भी नहीं है। Fe2Fe3 Fe2O3 और FeOH का होल थ्राइस, ये आपका मिक्सचर है किसका, रस्टिंग का। आगे when the lead accumulator cell is discharged, यानी कि बेटा जब आपका lead accumulator cell डिस्चार्ज होता है तब क्या होता है, SO2 प्रोड्यूस या PbSO4 destroyed या PbO is made या फिर H2SO4 is destroyed। तो क्या होता है बेटा, जो आपका lead accumulator cell होता है ना, इसमें H2SO4 destroy होता है जब ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। आगे देखो बेटा लिखा है हेनरीज लॉ विल नॉट अप्लाई टू विच गैस डिजोल्व इन ब्लड, यानी कि हेनरी लॉ विल नॉट अप्लाई, हेनरी लॉ किस पर अप्लाई नहीं होता है, टू विच गैस डिजोल्व इन ब्लड, जब आपकी गैस ब्लड में डिजोल्व हो जाती है तब। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस गैस पर क्या होता है, हेनरीज लॉ जो है ना अप्लाई नहीं होता है। आगे लिखा बेटा इफ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज
480 देन द रेट कांस्टेंट विल बी। तो देखो बेटा इसके लिए क्या होता है, एक इक्वेशन होता है आपका ये k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। क्लियर। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो गया आपका रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो टी हाफ की वैल्यू इन्होंने दे ही रखी है, देखो ना, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 480 करो 480 रख दो। तो बेटा पहले तो इस पॉइंट को हम इधर लेकर आते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं 693 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 480। 480 ये 1 बार तो जाएगा ही, तो 1 पॉइंट, यानी कि ये देखना बेटा 693 और 480, तो ये 3 ये 1 ये 2। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ 4 है, तो यानी कि लगभग 4 बार, तो और इंटू में 10 की पावर -3 आ रहा है, 1.4 10 की पावर -3 बेटा किस में है, पहला ऑप्शन देखो 1.44 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स, ये इसका हो जाएगा। क्लियर है बेटा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद देखो बेटा आगे चलते लिखा कि एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बेटा रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट भी आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बेटा आपका रेट कांस्टेंट जो है ना वो 2 से 3 गुना ज्यादा, 2 से 3 गुना ज्यादा, यानी कि 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट इंक्रीज। आगे लिखा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या बेटा, सेकेंड इनवर्स। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आगे देखो लिखा है बेटा, देखा NaMgAl आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी वाई इंक्रीजिंग, यानी कि इसको हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। यानी कि सबसे पहले इसमें कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो सबसे पहले होगा बेटा Na। क्यों, क्योंकि Na का एटॉमिक नंबर है कितना, 11। देखो बेटा Na का क्या है 11, 11 को कैसे लिखोगे 2,8,1। Mg का कितना है बेटा 12, 12 का मतलब है 2,8,2 और बेटा Al का क्या है 13, इसका हो जाएगा 2,8,3। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन जल्दी 2 और 3, क्लियर है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होगा Na। अब एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी निकालेगा, ये, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका मतलब इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा Na फिर Mg फिर Al, यानी कि इसका भी होगा ऑप्शन नंबर 1। थर्ड देखो बात करते हैं बेटा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा है द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन एक्सिबिटिंग मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए गए, वो भी कौन से, आउटर सेल के, और कह रहे हैं आयन एक्सिबिटिंग मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट, मैक्सिमम आपका मैग्नेटिक मूवमेंट कौन शो करेगा वो पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट जो है आपका वो डिपेंड करता है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। किस पर डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जितने ज्यादा होंगे मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ही क्या होगा, आपको सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कब होते हैं, क्योंकि डी है ना, तो डी में जब कितने इलेक्ट्रॉन हो बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि डी ऑर्बिटल में या डी सब सेल में कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल में सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब है D5 में आपके पास कितने टोटल, और टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, तो इसका ही सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। नेक्स्ट लिखा बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इनमें आपको ये जो एग्जांपल लिखे हैं ना, इनमें क्या करना है, आपको मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अब मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले Fe का देख लेते हैं। Fe बेटा इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, कितना होता है 26 को क्या लिखोगे आप AR, यानी कि 18 तो लिख गए, 20 और 3D6 हो गया बेटा। अब इससे +2 चार्ज है, +2 का मतलब है कि इसके S के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से आपके अरेंज होंगे 1 2 3 4 एंड 5 और एक 6। तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब है यहाँ पर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने आ रहे हैं बेटा 4। Ti की बात करें तो Ti का कितना होता है बेटा, Ti का होता है आपका, यहाँ पर लिखे लेते हैं Ti +3, इसका होता है बेटा 22 और +3 है, पहले तो 22 को लिखेंगे, तो हम ऐसे तो लिखेंगे बेटा 4s2 3d2, 3d2 का लिख दिया, +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 तो गए S से और एक गया आपका किससे बेटा D से, D में एक ही इलेक्ट्रॉन है।
अब डी में जब एक ही इलेक्ट्रॉन है बाकी तो सब खाली है तो एक ही अनपेयर्ड होगा, इसका मतलब इसके पास अनपेयर्ड कितना है, एक। वी क्या होता है बेटा इसका 23, इस पे भी चार्ज कितना है +3 है, तो इसका मतलब 4s2 और ये रहा 18 तो 20 3 23, 23 का लिख लिया, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन निकालने भी है तो 2 गए यहाँ से और एक चला जाएगा इससे, तो डी में 2 आए तो दोनों अनपेयर्ड है, इसका मतलब इस पर कितने हैं 2। Mg की बात करें तो बेटा Mg का कितना होता है 12, तो इसका क्या लिखोगे आप Ne और 4s2, Ne का 10 4s2, अब इससे +2 चार्ज है मतलब ये गए, तो Ne में तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। तो इन्होंने यही तो पूछा ना मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में निकल के आए Fe में। क्लियर। नेक्स्ट देखो लिखा था एलिमेंट विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 4s1, 3d5 4s1 यानी कि डी में आ रहा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, आप सोच रहे हो कि 4s में जा रहा है, नहीं बेटा 4s के 4d के पहले आता है ना, तो 3d में जा रहा है, तो डी में जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि डी को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि हाउ मेनी आयंस डज CONH3 का होल 6 Cl2 प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन। अगर हम बेटा CONH3 के होल 6 Cl2 को क्या करते हैं सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो ये कितने आयन प्रोड्यूस करेगा, मतलब आपको कितने आयन देगा। तो देखो बेटा अगर हम इसको यहां देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं इधर, ये रहा बेटा आपका CONH3 का होल 6 और Cl2, तो ये बेटा टूटेगा किस में जानते हो, ये टूटेगा CONH3 का होल 6 +2 और +2 Cl माइनस, इसमें टूटेगा। तो ये कितने आयन, एक तो ये कैटायन हुआ और ये 2 एनाइन, तो 1 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 3, इसका मतलब ये कितने आयन प्रोड्यूस करेगा 3 आयन प्रोड्यूस करेगा। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो लिखा है द सरफेस ऑफ द मेटल टर्न ग्रीन, यानी कि इन सभी मेटल में ऐसी कौन सी मेटल है जिसकी सरफेस क्या हो जाती है ग्रीन हो जाती है, एक्सपोर्ट टू एयर दैट मेटल इज, यानी कि अगर हम इसको एक्सपोर्ट टू एयर यानी कि इसको मैं एयर में ही खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा बेटा, ऐसी कौन सी मेटल है, तो वो है बेटा कॉपर, ये कॉपर की रस्ट है जो आपकी ग्रीन कलर की होती है। आगे लिखा बेटा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन K3 FeCN का होल 6। अब देखो बेटा पहले तो अगर हम इसकी बात करें किसकी K3 FeCN का होल 6, तो ये तो पहले टूटेगा बेटा 3K+ और FeCN का होल 6 -3, मैन ये आयन देखो बेटा इसमें क्या होगा Fe और Fe से कितने Cn जुड़े हैं 6 Cn जुड़े हैं कुछ इस प्रकार से, ये Cn 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 और Cn ये रही बेटा, और इस पर चार्ज आ गया -3। क्लियर। अब बेटा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये इसको हम CMA बोलते हैं, इससे जुड़े हुए लीगेंड्स, कितने लीगेंड्स आपके जुड़े हुए हैं, या हम ये कह दें कि कितने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कितने CN जुड़े हुए हैं 6, कितने जुड़े हुए 6, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन कितनी हो जाएगी 6। आगे देखो लिखा बेटा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni, अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात है किसमें NiCO का होल 4। अब देखो बेटा NiCO का होल 4 में क्या होता है बेटा, अगर हम इसकी Ni की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो हमने माना कि Ni की ऑक्सीडेशन नंबर है X प्लस ये वाले 4, ये 4 है बेटा 4, और CO की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 0 इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा X इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 0 का 0 ही रहेगा, तो X + 0 यानी कि X बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, तो ये रहा इसका। क्लियर हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ चलते हैं, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा बेटा, जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे और एवरी क्वेश्चन आपका हाफ नंबर का होगा, तो एवरेज अगर हम बात करें तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले हम बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कीप द सेम, यानी कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो सेम रखते हैं, क्या सेम रखते हैं बेटा, तो इसका आंसर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर वो सेम रखते हैं। आगे लिखा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कंटेन नहीं रखते हैं बेटा,
तो इसके लिए आपका आंसर होगा मोलर कंसंट्रेशन। क्या होगा बेटा? मोलर कंसंट्रेशन। आगे लिखा है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन विथ डाइल्यूट इज, यानी कि जो कंडक्टिविटी है ना सॉल्यूशन की, वो डाइल्यूशन के साथ क्या होती है? वो बेटा जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आगे लिखा कि आयरन इज कोटेड विथ, बेटा आयरन को हम किससे कोट कर सकते हैं? तो दो ऑप्शन है, जिंक और टिन, Zn और Sn, जो भी लिखना चाहो। नेक्स्ट अगर हम बेटा तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट यानी कि के एंड हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ, तो के और टी हाफ में क्या रिलेशन है? तो बेटा हम इसका आंसर यहां लिखे दे रहे हैं। तो इसका आंसर होगा बेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। आगे लिखा है एक रिएक्शन है, ए रिएक्शन 2A इज इक्वल टू पी, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। अब इस रिएक्शन को हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिखाना है, तो क्या हो जाएगा बेटा? तो इसके लिए आप आंसर लिखोगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा जो आपका रेट होता है वो क्या होता है? k⁻0। क्लियर? आगे देखो लिखा है कि एलॉय ब्रश इज ए मिक्सचर ऑफ, यानी कि जो आपका ब्रश है वो किसका मिक्सचर है? बेटा इसका आंसर आप सभी जानते हो, कॉपर एंड जिंक का। अगला लिखा है कि द फॉर्मूला ऑफ फाइंड द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या है बेटा? तो उसके लिए सीधा सीधा आएगा म्यू इज इक्वल टू n प्लस 2bm, तो इसका आंसर आएगा ये। एंड सेकेंड लास्ट देखो लिखा है द बेटा ज्योमेट्री ऑफ NiCl4 इज, NiCl4 जो है ना बेटा इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा आपकी? स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। एंड लास्ट लिखा बेटा CrNH3 का होल 6 + 3 आयन इज। अब ये आयन क्या है बेटा आपका? तो दो ही ऑप्शन होते हैं आयन, या तो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा। तो देखो बेटा NH3 आपका न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इस पर कोई चार्ज है नहीं, और यहाँ +3 चार्ज लिखा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो Cr है वो क्या है? पॉजिटिव है, +3। तो Cr+3 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखोगे आप बेटा? ऐसे तो लिखोगे Ar 18 2 20 और 3 23 +3 है, तो इसका मतलब 2 Cr है ना, तो यहाँ आएगा 1 24 होता है सॉरी, तो ये आएगा 3d5। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आप 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से 2 यहाँ से कम कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये आ गया 4s0 3d3, यानी कि 3d3 यानी कि डी में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है, वो भी तीनों अनपेयर्ड है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है बेटा या प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरा मैग्नेटिक। क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल कर लेना और बेटा आप लिखते भी जाना, क्योंकि इन्हीं में से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस मिलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देखो बेटा अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें ना बेटा तो इसकी भी देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बेटा आपके 8 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा, तो इसका मतलब है ये 8 नंबर का है क्वेश्चन नंबर। तो पहला क्वेश्चन है बेटा राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ है ना बेटा, उसका आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है। तो मैथमेटिकल फॉर्म होता है P = KH × x। x क्या आपका बेटा? मोल फ्रैक्शन, KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट, और ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। आगे देखो बेटा लिखा कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन किसकी बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि जो आपकी गैस है ना इसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड में घुली हुई गैस है, एज द टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। यानी कि जो गैस आपकी लिक्विड में घुली हुई है बेटा, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट क्या पड़ेगा? सीधी सी बात है कि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा आप गैस को जिस बर्तन में गर्म कर रहे होगे ना तो उसमें गैसियस जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल्स है, कुछ भी मान लो, तो गैसियस पार्टिकल्स क्या करेंगे बेटा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये क्या होंगे? उस बर्तन के बाहर निकल जाएंगे। तो घुलेंगे नहीं बल्कि वो इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। तो वही लिखा है बेटा, लिखा एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीजेज, यानी कि कम हो जाएगी। आगे देखो लिखा है कि कैन द वैल्यू ऑफ E0 सेल और G0 डेल्टा G0 जीरो फॉर एनी सेल रिएक्शन। क्या किसी सेल रिएक्शन में E0 सेल का और G0 का मान शून्य हो सकता है? ये पूछ रहे हैं। तो बेटा नहीं हो सकता, या नॉट जो भी लिखना चाहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट
फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि जो आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है ना वो आपको लिखना है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, तो लिखा है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिलीज्ड एट द इलेक्ट्रोड, यानी कि आपका सब्सटेंस की क्या बेटा अमाउंट जो किस पर रिलीज हो रही है इलेक्ट्रोड पर, वो बेटा आपकी प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के या फिर चार्ज के। कौन सा करंट या चार्ज, जो आप सेल में क्या करते हो फ्लो करते हो। तो वही लिखा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिलीज्ड एट द इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट और चार्ज फ्लोइंग इन द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा एक्सप्लेन व्हाट इज डेल नॉट। डेल नॉट क्या जानते हो बेटा, डेल नॉट आपने बेटा पढ़ा ही होगा, अगर नहीं जानते हो तो मैंने यहाँ लिख रखा है, चलो बताता हूँ। वैसे आपका ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डेल नॉट या फिर व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देखते हैं बेटा, तो लिखा है कि द एनर्जी अगर है क्या, तो आपने देखा होगा बेटा जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, तो इनमें जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, लिगेंड के जैसे ही टच में आते हैं तो ये आपके स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं टू पार्ट्स में, एक तो ईजी ऑर्बिटल में और एक T2G ऑर्बिटल में। तो ईजी और T2G ऑर्बिटल के बीच जो एनर्जी का है ना उसको ही हम बोलते हैं बेटा डेल नॉट, या ये कह दें कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो वही लिखा है बेटा द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2G एंड ईजी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो आपका T2G और ईजी के बीच एनर्जी डिफरेंस है ना उसको ही हम बोलते हैं बेटा डेल नॉट। डेल नॉट है क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्लियर हुआ, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी आगे और भी क्वेश्चंस हैं बताता हूं। अब देखो बेटा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, यानी कि PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 का आपको बेटा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर टू टाइप्स के होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस का मतलब क्या होता है बेटा, जिनमें सेम टाइप्स के ग्रुप सेम साइड हो। तो देखो बेटा हमने लिया PtNH3, देखो सेम साइड जोड़ दिया, Cl सेम साइड जोड़ दिया, क्योंकि आपके पास होल ट्वाइस यानी कि दो NH3 है, दो ही Cl है, तो दो NH3 हमने एक साइड जोड़ दिए, दो Cl एक साइड जोड़ दिए P के, तो ये तो हो गया सिस फॉर्म। और अपोजिट साइड देखो बेटा एक NH3 इधर एक NH3 के सामने NH3, Cl के सामने Cl, तो ये है आपका ट्रांसफॉर्म। ये थे आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सप्लेन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड, एक्टिनाइड जो कॉन्ट्रैक्शन है इसको एक्सप्लेन करना। तो होता क्या बेटा, अब एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बेटा कि जैसे जैसे हम एक्टिनाइड सीरीज में क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ हम बढ़ते हैं, तो क्या हम देखते हैं कि बेटा आपका जो न्यूक्लियर इफेक्ट है ना या न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो भी बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ता है तो क्या होता है बेटा, जो आपके एलिमेंट्स होता है उनका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। तो साइज में जो डिक्रीजमेंट हो रहा है ना इसको ही हम बोलते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो लिखा है बेटा एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज इन द एक्टिनाइड सीरीज, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है एक्टिनाइड सीरीज में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है इंक्रीज। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू विच क्या हो जाता है बेटा, देयर इज ए कंटिन्यूअसली रिड्यूस इन देयर साइज, तो वो अपने साइज में क्या होते रहते हैं, लगातार रिड्यूस होते रहते हैं, इज कॉल्ड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट लिखा कि व्हाट इज द कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस की जो कोलिजन थ्योरी है ये क्या है, तो होता क्या बेटा, देखो कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि बेटा आपका कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब रिएक्टेंट्स में क्या होंगी, कोलिजन्स होंगी, यानी कि टक्कर होंगी। तो देखो बेटा, तो लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट इज बिलीव दैट, ये ऐसा मानते हैं कि द रिएक्शन अकर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ ईच अदर, यानी कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे तो ही क्या होगी आपकी रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। तो ये थी आपकी बेटा कोलिजन थ्योरी। क्लियर हुआ। तो बेटा ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर थे, आपको मतलब जितना ज्यादा शॉर्ट लिख सकते थे उतना लिखना था इसमें। क्लियर। तो आपके इन क्वेश्चंस के आंसर कुछ इस तरीके से लिखने हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा इसी के साथ हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में क्या होगा बेटा, आपका जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, और ये बेटा आपके 12 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का होगा, और ये टोटल आपके 18 नंबर का। बेटा अगर सबसे बड़ा क्वेश्चन कोई आता है केमिस्ट्री में तो वो यही है बेटा 1.5 नंबर का, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर सेक्शन सी तो 3 नंबर का आएगा, बेटा हम मानते हैं कि सेक्शन सी में क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन में क्वेश्चन भी 2 या 3 होंगे, समझ गए ना। ऐसा ही सेम होगा बेटा आपका सेक्शन डी में, उसमें भी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा एक, लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 होंगे। क्लियर है ना।
तो इसका मतलब है सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में 1.5 नंबर का ही आता है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि सेक्शन COD बहुत टफ होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं है ऐसा। तो देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा कि व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हमें एक एग्जांपल भी देना है। होता क्या बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना बेटा, सॉल्यूट पार्टिकल्स, उनके टोटल नंबर जो है ना आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, उसको ही हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसको ही हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे लिखा है कि दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depend on the number of dissolved solute particles in unit volume, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व है ना, उनके जो नंबर है उस पर डिपेंड करते हैं आपके जो प्रॉपर्टीज, उनको हम कहते हैं बेटा क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यही लिखा है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका हमें बताना क्या था, गिव एन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल भी देना है। तो एग्जांपल क्या बेटा, एग्जांपल है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसका एग्जांपल है, या इवेपोरेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ना, तो ये इसके एग्जांपल्स थे। आगे देखो बेटा लिखा कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, इसको भी एग्जांपल से हमें एक्सप्लेन करना है। अब ऑस्मोसिस क्या बेटा, अब होता क्या बेटा, इसको समझाते हैं। मान लो आपने एक कंटेनर लिया और उसमें आपने एक ये एसपीएम का मतलब होता है बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये आपकी एक प्रकार की मेम्ब्रेन है जिसमें क्या होते हैं बेटा सॉल्यूट पार्टिकल्स ही केवल क्या होते हैं, पास होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, हम इस साइड क्या करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लेते हैं और इस साइड हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये रहा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा बेटा आपका लो डेंसिटी का होगा और ये क्या होगा आपका हाई डेंसिटी का होगा। तो बेटा क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसपीएम, जो लोअर डेंसिटी का या लोअर सॉल्यूशन होता है ना, लेयर जिसकी लोअर कंसंट्रेशन है, इसमें आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है ना स्पॉन्टेनियसली फ्लो हो जाते हैं किसी और हाई मॉलिकुलर कंसंट्रेटेड वाला, ये कहते हैं कि हम हाई कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ। तो वही है आपका ऑस्मोसिस। तो देखो हमने ये भी लिखा भी है, इसमें लिखा था स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट अपने आप फ्लो करेगा from a lower concentration to higher concentration solution, lower concentration solution से किसकी ओर higher concentration solution through ASPM, किसके थ्रू ASPM is called osmosis। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बेटा जैसे लिखा है श्रंकेज ऑफ ब्लड सेल व्हेन प्लेस इन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो आपका ब्लड सेल्स होती है ना बेटा, अगर हम उनको क्या करते हैं सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है बेटा श्रिंकेज हो जाती है, अर्थात सिकुड़ जाती है। या हम ये कहते हैं कि जो आपका किशमिश होता है ना बेटा, अगर इसको हम पानी में डिप कर देते तो क्या हो जाएगा, पानी आपका क्या होता है लोअर सॉल्यूशन, और किशमिश के अंदर का जो सॉल्यूशन होता है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, यानी कि लोअर से हाई की ओर जाएगा तो पानी बाहर से किशमिश के अंदर चला जाएगा, इससे किशमिश क्या हो जाएगी फूल जाएगी। क्लियर है ना, तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे। आगे देखो बेटा लिखा है कि व्हाई डज द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन disappear when zinc is added to copper sulfate solution। अगर हम जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो कॉपर सल्फेट का जो बेटा ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, क्यों, अब उसकी बात करते हैं। तो है क्या बेटा कि जो आपका जिंक है ना वो क्या बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर है, तो ऊपर वाली मेटल क्या करती है नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्ट से उसको रिप्लेस कर देती है। अब कैसे रिप्लेस करेगी तो उसको हम देखते हैं। तो देखो बेटा यहां पर लिखा है कि ब्लू जिंक विंग हायर, ब्लू नहीं होना चाहिए यहां पर होना बिकॉज जिंक विंग हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि जो जिंक है वो हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि वो ऊपर है, डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर को वो क्या कर देता है डिस्प्लेस कर देता है किससे, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। जैसे हमने एग्जांपल भी लिखा है, कॉपर सल्फेट लिया इसमें आपने जिंक मिलाया, अब जिंक क्या है बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो ये क्या करेगा ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, या ये कहते हैं कि कॉपर को ये डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से हटाएगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा, खुद आ गया देखो ZnSO4Cu। तो पहले क्या था जो कॉपर सल्फेट था बेटा वो ब्लू कलर का था, लेकिन अब बन गया जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट कैसा होता है कलरलेस होता है, इसलिए कि ये कलर क्या हो जाता है डिसअपियर हो जाता है। आगे देखो लिखा बेटा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन डैनियल सेल, यानी कि डैनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है। तो बेटा जो सॉल्ट ब्रिज है ना
वो क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है ना उसको मेंटेन करता है। तो वही हमने लिखा है कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन डैनियल सेल। और 8 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ ए नेमिंग पिक्चर ऑफ डैनियल सेल। तो डैनियल सेल का नेम पिक्चर जो है ना बेटा वो तो आप खुद ही बना सकते हो, उसका केवल फिगर बनाना है डैनियल सेल का, ठीक है ना। तो वो आप खुद करोगे। तो इसको बेटा क्या करना है, आपको सेल्फ करना है, तो आप खुद करोगे। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ट्रिपल्ड। क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि बेटा क्या इफेक्ट पड़ेगा किस पर, रेट पर। और किसके रेट पर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट पर। कब, जब हम बेटा इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, ट्रिपल कर दें, यानी कि 3rd टाइम इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा। तो बेटा देखो, जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है ना आपका, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके कंसंट्रेशन पे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट जो है ना वो डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता बेटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो यहाँ पर x क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और t क्या है, टाइम टेकन, और ये क्या बेटा k, सॉरी dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। ये आपका इक्वेशन है ना। और इसके साथ ही साथ a की पावर 0, यानी कि ये a क्या है, यही आपका बेटा क्या है, ये आपका है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसकी पावर क्या है 0, अर्थात ये उस पर डिपेंड नहीं करती। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, द ROR विल रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, विल रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। क्लियर है ना। और किसके कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिख सकते हो आप, रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या होगा बेटा, आपका रेट अनचेंज होगा। चाहे आप फिर इसको ट्रिपल्ड करो, चाहे फिफ्थ करो, कुछ भी करो, कोई समस्या नहीं। आगे लिखा कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, यानी कि किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या है। और फिर कह रहे हैं कि कंफर्म फ्रॉम द रेट इक्वेशन। अब आपको करना क्या है, रेट इक्वेशन से कंफर्म करना है। क्या करना है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको कंफर्म करना है कि दैट हाफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट, यानी कि हाफ रिएक्शन जो है ना आपकी, डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है वो किस पर बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये भी कंफर्म करना है। तो सबसे पहले तो हम हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है बेटा, मान लो कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसकी कंसंट्रेशन को हाफ होने में जो टाइम लगता है, समझ गए ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को हाफ होने में जो टाइम लगता है बेटा, उसको ही हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो देखो क्या लिखोगे बेटा, तो आप लिखोगे द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बी हाफ। टाइम टेकन, टाइम आपने लिया कितना, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू बी हाफ, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हाफ होने में, उसको ही हम कहते हैं बेटा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होता है बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो इस इक्वेशन में आपको कहीं भी इनिशियल अमाउंट तो दिखनी नहीं रिएक्शन की, क्योंकि बेटा जो रिएक्टेंट होता है उसकी इनिशियल अमाउंट क्या होती है, ए। इसमें कहीं ए तो आया नहीं, जब ए नहीं आया तो अब क्या हो जाएगा बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है क्या, कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज द कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं, तो बेटा जो आपका यूरेनियम है ना, एक्टिनाइड सीरीज में जो आपका यूरेनियम एलिमेंट है ना, इसके बाद बेटा जो भी एलिमेंट्स आए हैं ना वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, वो ह्यूमंस द्वारा बनाए गए हैं। तो जो ह्यूमंस द्वारा बनाए गए एलिमेंट्स हैं ना यूरेनियम के बाद के, वो सारे के सारे ट्रांस यूरेनियम होते हैं। तो देखो बेटा बात करते हैं द एलिमेंट द कम आफ्टर यूरेनियम, यानी कि जो आपके एलिमेंट किसके आफ्टर आ रहे हैं, यूरेनियम के आफ्टर आ रहे हैं, तो कम आफ्टर यूरेनियम हैव बीन क्रिएटेड ह्यूमंस आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो वो किसके द्वारा बेटा क्रिएट किए गए हैं, ह्यूमंस द्वारा क्रिएट किए गए, उनको ही हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, लिखा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu+2 आयन और कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए हमें क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जानने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो Cu+2 का क्या हो जाएगा, AR
4s03d9। 4s03d9 क्यों होगा? वैसे तो बेटा इसका कितना होता है 29, 29 को हम ऐसे लिखेंगे AR4s1 क्योंकि ये एक्सेप्शन है बेटा 3d10, लेकिन इस पर +2 चार्ज है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो गया 4s से, तो इस पर आ गया 0, 1 यहाँ से जाएगा तो 10 की जगह कितने बचेंगे 9, वही लिखा है आपका 4s03d9। अब 3d9 है यानी कि d में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो d को हमने कुछ इस प्रकार से दिखाया 1 2 3 4 5, देखो बेटा 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 हो गए ना, ये हमने आपके पेयर कर दिए हॉर्स रूल के अकॉर्डिंग। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या है अनपेयर्ड है, तो n बराबर क्या लिखा बेटा हमने 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपका बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इक्वल टू क्या होता है √n n+2, तो n का मान क्या था 1, तो हमने यहाँ पर 1 रखा, n का मान 1 रखा, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.73 बोर मैग्नेटॉन, आपकी क्या मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट है। क्लियर हुआ? जल्दी से बेटा आपका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर एफ ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्यों? तो उसका रीजन क्या बेटा? देखो बेटा उसका रीजन ये है कि जो आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है या हम कहते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना बेटा, तो इनमें क्या होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है, और एफ ऑर्बिटल जो है ना बेटा वो किसके पहले डी ऑर्बिटल के पहले आता है। तो जब आपका एफ ऑर्बिटल डी के पहले आता है, अब डी ऑर्बिटल क्या है आपका डी है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, उससे पहले जो आपके एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए इसको देखो इनर ट्रांजिशन कहा गया। तो लिखा है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज n-2f ऑर्बिटल्स इवन अर्लियर देन d ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकंड लिखा बेटा अगला क्वेश्चन की व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय कीलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल, यानी कि आप कीलेट इफेक्ट से क्या समझ रहे हो उसको एग्जांपल से समझा। चलो बेटा गिव एन एग्जांपल, तो चलो देखते हैं बेटा। तो लिखा क्या है कि व्हेन पॉलीडेंटेट लीगेंड फॉर्म ए कंपाउंड विथ, या ये कहते हैं कि फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चलो कंपाउंड ही बना रहने दो, फॉर्म ए कंपाउंड विथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। होता क्या बेटा कि जो आपका पॉलीडेंटेट लीगेंड है वो क्या करता है बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, किसके थ्रू बेटा बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ द सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना। और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा होता है बेटा साइक्लिक होता है, कैसा होता है साइक्लिक, तो उसे हम कहते हैं कीलेट, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा कीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और कीलेट स्ट्रक्चर जो है ना वो क्या होती है बेटा आपकी स्टेबल होती है, तो स्टेबलाइजेशन क्या होता है आपका इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो आपका जो कंपाउंड और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है वाई कीलेटिंग से, तो कीलेटिंग से वो आपका क्या हो रहा है स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कीलेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो अब इसमें क्या लिखा है कैसे लिखोगे, तो लिखा कि बेटा व्हेन पॉलीडेंटेट लिगेंड फॉर्म ए कंपाउंड विथ साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर का ये कंपाउंड बना रहा है विथ सेंट्रल मेटल एटम, सीएमए का मतलब क्या है सेंट्रल मेटल एटम, इट इज कॉल्ड कीलेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, तो कीलेट कॉम्प्लेक्स। अब लिखा कि स्टेबलाइजेशन ऑफ ए कंपाउंड बाय कीलेशन, यानी कि कीलेशन के थ्रू जो आपका कंपाउंड स्टेबलाइज होता है उसे कहते हैं हम कीलेट इफेक्ट। अब इन्होंने कहा कि गिव एन एग्जांपल, तो एक एग्जांपल देख देते हैं बेटा। तो ये एग्जांपल है आपका, जैसे मान लो पॉलीडेंटेट लिगेंड में हमने आपका एक बाईडेंटेट लिगेंड लिया एथिलीन डाईएमीन, ये बेटा आपका एथिलीन डाईएमीन है, तो ये क्या कर रहा है Cu के साथ, किसके साथ Cu के साथ कीलेट बना रहा है, ये देखो ऐसे ये कीलेट देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर तरफ से बंद हो गई, तो ये इसका क्या हो गया एग्जांपल हो गया। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है कि राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ COCl2En का होल ट्वाइस Cl एंड CrH2 का होल 4 Br ClBr, इसका क्या करना है बेटा आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो COCl2En का होल ट्वाइस Cl। तो देखो बेटा यहाँ पर आपका कैटाइन तो है नहीं, तो सीधा सीधा हम लीगेंड पे चलते हैं। लीगेंड यहाँ पर C क्लोरो है, यहाँ पर एथिलीन E, तो C से आए पहले स्टार्ट होगा कि E से, आप सबको पता है पहले C से स्टार्ट होगा, तो हम पहले C से लिखते हैं, तो डाई क्लोरो। अब ये क्या बेटा एथिलीन डाईएमीन, इसमें ऑलरेडी डाई और फिर भी ये 2 बार आया, जब किसी में डाई ट्राई टेट्रा लगा हो फिर वो बेटा 2 बार आए तो हम उसको क्या लिखते हैं विष, तो ये हो गया आपका विष। अब ई का नाम क्या है इसको कोष्टक में लिख दो आप, EN क्या है बेटा आपका एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन हो गया। अब आएगा आपका लीगेंड, सॉरी अब आएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम क्या बेटा कोबाल्ट।
अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है आपको स्मॉल ब्रैकेट में। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर देखो चेक करते हैं, या किसकी है, जैसे माइनस Cl की -2 है तो इसकी -2, ये इसकी तो 0 ही है और इसकी -1 और -2 कितना हो गया बेटा टोटल -3 के अपोजिट इस पर कितना चार्ज होना चाहिए +3, क्योंकि जब अपोजिट चार्ज बराबर होगा, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज तो है नहीं, तो इस पर +3 चार्ज है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई 3rd। क्लियर। और ये क्या लिखा है Cl, तो Cl को आप क्या लिखोगे बेटा, Cl को लिखोगे आप क्लोराइड, क्या लिखोगे क्लोराइड। अब इसका देख लेते हैं बेटा, CrH2O का होल 4 BrClBr, ये इसका भी देखो बेटा हम सीधा स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे Cl, ये Br और ये एक्वा, क्योंकि H2O की एक्वा लिखे तो ए पहले आएगा, तो आप सीधा सीधा स्टार्ट करोगे बेटा कहाँ से, टेट्रा एक्वा, फिर आएगा आपका क्या ब्रोमो, ब्रोमो के बाद बेटा क्लोरो, BrCl लिख लिया। अब क्या है क्रोमियम, तो अब क्या हो जाएगा बेटा क्रोमेट। अब क्रोमेट इसके लिए देखो कितना चार्ज, इस पे तो 0, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -3 माइनस के अपोजिट +3, तो इसके पास भी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 3, और लास्ट में Br, इसका मतलब हो जाएगा ब्रोमाइड, ये इसका IUPAC नाम हो गया। क्लियर। जल्दी से बेटा आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। अब बेटा इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बेटा सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपका क्या होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसमें आपके बेटा 3 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 3 नंबर के होंगे। तो इसका मतलब है सेक्शन सी टोटल आपका 9 नंबर का आएगा। अब 3 नंबर का देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, या तो बेटा वो 2 क्वेश्चन करेंगे या 3 करेंगे। देखो जैसे हमने आपको केवल एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 16, पहला क्वेश्चन की राइट द कंडीशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने इसी में पूछ लिया कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द वन एग्जांपल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आपके बेटा देखो 3 क्वेश्चन हो गए, यानी कि एक एक नंबर के, ऐसे 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ है। समझ गए ना, लिखना कितना है आप समझ ही गए होगे। तो देखो बेटा आंसर फर्स्ट लिखते हैं, पहले तो हम कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो बेटा जो आपका प्रेशर होता है ना, टोटल प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर के ऐड के इक्वल होता है। जो बेटा आपका एंथैल्पी चेंजमेंट यानी कि डेल्टा एच वो क्या है 0 है, और आपका बेटा जो वॉल्यूम चेंजमेंट है वो भी क्या होगा 0 होगा। ये तो था क्या कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन की। अब बेटा कंडीशन देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, P डज नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, डेल्टा H डज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा B डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसमें जो चीज इक्वल थी नॉन आइडियल में वो इक्वल नहीं होगी। अब बता हम इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो डिफरेंस में देख लेते हैं, पहला डिफरेंस देखा है, फॉलो रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, यानी कि बेटा कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की ऑल कंडीशन को मानते हुए ये क्या करता है बेटा, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, तो इट इज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। सेकंड क्या लिखा बेटा, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंजमेंट इज 0, यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है इसमें एंथैल्पी चेंजमेंट क्या होती है 0, लेकिन इसमें एंथैल्पी चेंजमेंट 0 नहीं होती है। फिर बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या, एक एक एग्जांपल लिखना है। तो बेटा एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का जो मिक्सचर होगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, और जो आपका एथिल अल्कोहल और H2O का मिक्सचर होगा बेटा वो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आ गया, लो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर 17 की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि राइट द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट की हमें क्या डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड लिखा है कि ड्राइव द इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है। और थर्ड लिखा है कि राइट द एक्सप्रेशन टू फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या एक्सप्रेस करना है बेटा, इसका हाफ लाइफ एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है इंस्टेंटेनियस रेट की। तो बेटा क्या होता है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी टाइम, कि किसी भी टाइम पे जो रिएक्शन का रेट होता है ना उसी को हम बोलते हैं बेटा क्या इंस्टेंटेनियस रेट। तो वही लिखा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। सेकंड है बेटा ड्राइव द इंटीग्रल रेट एक्सप्रेशन, यानी ड्राइव करना है, लिखना नहीं है। जैसे इन्होंने अगले क्वेश्चन तो राइट बोला, यहाँ ड्राइव बोला, ड्राइव मतलब तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो हमने लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हमने एक बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन ली, जैसे ए इज इक्वल टू पी, हमने माना ए कि इन इनिशियल इसका हमने माना बेटा ए अमाउंट लिया, तो प्रोडक्ट क्या था 0, क्योंकि अभी रिएक्शन हुई नहीं, सिर्फ हमने अमाउंट। आफ्टर टी टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, हमने माना कि प्रोडक्ट एक्स मोल बना, तो ए कितना बचेगा, तो बेटा जो एक्स बना इसको हम ए में से माइनस कर देंगे, तो ए माइनस एक्स मोल बचा।
बेटा अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या हो जाएगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, एक की पावर जीरो। अब बेटा किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या होती है, एक होती है, इसका मतलब एक की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। अब बेटा इस dt को हम इधर लाएंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर k, और ये भाग वाला dt यानी कि जो डिवाइड में था वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया, तो dx बराबर k इंटू dt। इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो नाउ इंटीग्रल दिस इक्वेशन, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन dx बराबर k, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं dt, dx बेटा x, k का हो जाएगा k और dt का हो जाएगा t और प्लस c क्या है बेटा आपका इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या लिखते हैं बेटा, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। फर्स्ट हमने लिखते हैं कि व्हेन t 0 देन x 0, क्योंकि बेटा देखो जब t 0 था यानी कि इन इनिशियल, आफ्टर t टाइम पे तो आपको x मोल मिल रहा था प्रोडक्ट, लेकिन इनिशियल स्टार्ट में ही जब t 0 था, t 0 तो आपका x क्या था, जीरो ही था, क्योंकि यहाँ पर x कुछ नहीं था, जीरो था, तो वही लिखा कि व्हेन t 0 था देन x, t और x दोनों जीरो हैं, बेटा इनको हम नाउ पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, x की और t की वैल्यू हम जीरो जीरो रखेंगे, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा जीरो, तो वही मिला हमें c इक्वल टू जीरो। जब c बराबर जीरो मिल गया ना आपको, c बराबर जीरो मिला तो आप क्या करोगे, x बराबर k इंटू टी प्लस जीरो, जीरो रखोगे ना तो ये तो खत्म, यानी कि आपको डेट इज क्या मिला, x बराबर k इंटू टी, यहाँ से आप k की वैल्यू निकालो तो k बराबर ये मल्टीप्लाई वाली चीज कहाँ जाएगी, डिवाइड में x अपॉन टी, यही बेटा आपका इंटीग्रल रेट है आपका किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। आगे देखो लिखा था बेटा राइट द एक्सप्रेशन टू फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है उसको लिखना था, तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है बेटा, टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन टू के, क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर ए अपॉन टू के। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। लो बेटा देखो बेटा इसी के साथ आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, और लिखा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पीटी शीट इन एसएचई, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना उसमें पीटी शीट का क्या रोल है। आगे लिखा है कि राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑफ द सेल यूज्ड इन हेयरिंग एड्स, हेयरिंग एड्स का सेल हम यूज करते हैं उसकी रिएक्शन से लिखनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आंसर की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसे कहते हैं, तो बेटा द क्वांटिटी रिलीज्ड एट द इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रोड पर जो क्वांटिटी रिलीज हो रही है बाई पासिंग 1 कूलम चार्ज, जब हम इलेक्ट्रोड पर 1 कूलम चार्ज क्या करते हैं, पास करते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो द क्वांटिटी रिलीज एट द इलेक्ट्रोड बाई पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, अगर 1 कूलम चार्ज पास करते हैं ना, तो 1 कूलम चार्ज पास करने पर इलेक्ट्रोड पर जो भी आपकी अमाउंट रिलीज होगी उसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अगला लिखा बेटा फंक्शन ऑफ पीटी शीट, भाई पीटी शीट का फंक्शन क्या है एसएचई में, तो पीटी शीट क्या करती है बेटा, प्रोवाइड करती है अपन को सरफेस, किसके लिए, टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के, तो वही देखो लिखा है द पीटी शीट प्रोवाइड ए सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो सके इसके लिए वो हमें क्या करती है, सरफेस प्रोवाइड करती है। और आगे लिखा बेटा आपका राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑफ द सेल यूज्ड इन हेयरिंग एड्स, हेयरिंग एड्स में जो आप सेल यूज होता है तो हम पहले तो हम बता दें बेटा वो मरकरी सेल होता है, तो एनोड पर क्या होता है बेटा, जो जिंक है ना वो OH आयन को एक्सेप्ट करके ZnO में ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इस रिएक्शन में हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या होता है बेटा हमेशा रिडक्शन, क्लियर है ना। और ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये क्या है बेटा, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पर तो ZnO में कन्वर्ट होता है, यहाँ बेटा HgO Hg में, और यहाँ बेटा ZnHgO के साथ ZnO और Hg बनाता है, ये इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन से थी। बेटा आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं सेक्शन डी की ओर। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये क्या किया, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका सेक्शन डी, सेक्शन डी में बेटा आपको ऐसे आंसर टाइप्स क्वेश्चन चाहिए, तो ये आपके बेटा कितने होंगे, ये आपके क्वेश्चन 2 आएंगे 4 नंबर के, तो 2 2 4 नंबर के आएंगे तो टोटल 8 नंबर का आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा 19 नंबर चलते हैं, लिखा कि विच ऑक्सीडेशन ऑफ Mn इज पैरामैग्नेटिक,
यानी कि Mn की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो पैरामैग्नेटिक होगी। अब पैरामैग्नेटिक तो बेटा आपके जैसे +3 पे भी होगा, +4 पे भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा वाला देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक किस पर होगा उसकी बात करेंगे। फिर आगे लिखा बेटा सेकंड क्वेश्चन की गिव द इंडिकेशन ऑफ द मेटल प्रेजेंट इन द विटामिन साइलोकोबालामिन अलोंग विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि आपका जो साइनोकोबालामिन विटामिन में जो मेटल प्रेजेंट है ना उसको हमें बताना है विथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के। थर्ड लिखा कि व्हाट इज कॉल्ड मिस मेटल, राइट वन यूज फॉर इट या ऑफ इट। तो बेटा हमें मिस मेटल बताना है और इसका एक यूज बताना है। तो फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि राइट द नेम ऑफ एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में आपकी हाईएस्ट और लोएस्ट जो ऑक्सीडेशन वाले मेटल्स या हैं वो बताने हैं। और फिर देखो बेटा आपका फर्स्ट आंसर लेकर चलते हैं। तो बेटा पैरामैग्नेटिक, तो Mn की जो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा वो होगा Mn+7। दूसरा विटामिन साइलोकोबालामिन में कौन सा आपका मेटल होता है, तो होता तो कोबाल्ट है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि बेटा विथ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है तो कोबाल्ट थर्ड। क्या होता है, कोबाल्ट थर्ड। आगे लिखा व्हाट इज कॉल्ड मिस मेटल। अब इसको समझते हैं बेटा। देखो मिस मेटल क्या है बेटा, जो आपका लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स है ना, तो जो आपकी लेंथेनाइड मेटल्स है ना, इन मेटल्स से जो एलॉय मेटल बनती है, लेंथेनाइड मेटल की जो एलॉय मेटल होती है ना उसको मिस मेटल बोलते हैं। और इसका यूज जानते बेटा किस में करते हैं, टू मेक बुलेट गन, यानी कि बुलेट गन को बनाने में करते हैं। जो बुलेट की गन बुलेट होती है ना उसको बनाने में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द एलॉय मेटल मेड ऑफ लेंथेनॉइड मेटल। जो आपकी एलॉय मेटल है ना वो किसके द्वारा बनी हो, लेंथेनॉइड मेटल से बनी हो, उसको हम कहते हैं मिस मेटल। और इसका यूज क्या बेटा वो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यूज है बेटा टू मेक गन बुलेट, यानी कि इससे हम बेटा क्या करते हैं, गन बुलेट को बनाते हैं। क्लियर। और फिर लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा हाईएस्ट तो वही है आपका Mn जो +7 तक ले जाता है, लोएस्ट है आपका स्कैंडियम या जिंक, तो इसका आंसर ये रहा Mn तो हाईएस्ट, और ScZn ये क्या है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया। अब आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 लिखा कि फॉर द कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स लिखा है FeEn का होल ट्वाइस Cl2Cl। इस कॉम्प्लेक्स के लिए क्या क्या आपको आंसर देने हैं, पहला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe बताना है, दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स बताना है, तीसरा बेटा मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, चौथा नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताना है। ये चार चीजें बतानी है, ये चारों चीजें एक एक नंबर की है। क्लियर है ना। तो बेटा आप ये क्वेश्चन नंबर जो लिखा है ना कि भाई ये 4 नंबर का है, तो 4 नंबर देख के टेंशन मत लेना, 4 नंबर में भी आपके 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है ना। तो देखते हैं बेटा फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो देखो बेटा Fe पे En जुड़ा, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज है नहीं तो इसको तो छोड़ दो। 2 Cl जुड़े हैं तो Cl पे माइनस होता है, 2 ये और 1 ये रहा बाहर, 3 Cl जुड़े हैं टोटल, तो 3 Cl पे माइनस होगा तो इसका मतलब इस पर क्या होगा, +3 चार्ज होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा Fe का +3। आगे बेटा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अब यहाँ पर काउंट करो, 2 तो ये 2 ये 4 इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन 4 में जो En है ये बेटा क्या है, बाइडेंटेट है, मतलब ये 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 ही इसके मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड बना रहे, 2 मॉलिक्यूल 4 बनाएगा तो 4 बॉन्ड ये 2 ये 6 बॉन्ड बन गए। 6 बॉन्ड किसमें बनते हैं, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड में। तो आपका यहाँ पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा, D2sp3। और बेटा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, तो इसका मतलब शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स भी पता चल जाएगा यहाँ से। अब आगे देखो लिखा मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए जरूर देख ले। मैग्नेटिक बिहेवियर में हम क्या देखते हैं बेटा, पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं Fe की। तो Fe की कितनी है, +3, तो Fe का वैसे 26 होता है। 26 के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा 4s2 और 3d6, लेकिन +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने भी है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ 5 बचेंगे, क्योंकि 3 निकालने, 2 s से गए, 1 यहाँ से गया, 3d5, यानी कि d में 5 इलेक्ट्रॉन आए और वो पांचों के पांचों क्या है बेटा, अनपेयर्ड है। क्या है, अनपेयर्ड, तो इसका मतलब इसका नेक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और लास्ट है बेटा आपका नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो नेम क्या हो जाएगा इसका, तो देखो बेटा यहाँ पर 2 Cl है ना, तो डाइक्लोरो, फिर ये 2 आ गया और एथिलीन डाइएमीन, हमने आपको बताया भी था इसी वीडियो में कि जब डाई आ जाए फिर वो 2 बार आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विष लगाएंगे। तो विष एथिलीन डाइएमीन को हमने कोष्टक में लिखा। Fe का क्या हो जाएगा, फेरेट, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, थर्ड, तो फेरेट है थर्ड, और Cl के लिए क्या आ जाएगा, क्लोराइड। तो ये था बेटा आपका पहली सीरीज का सॉल्यूशन। क्लियर हुआ बेटा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें
और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।